नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और 2 महीने का करंट अफेयर्स यानी कि अगस्त और सितंबर का एक साथ जो है हम कवर करेंगे। किसी वजह से पिछले महीने जो है करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था, तो इसलिए इसको एक साथ बनाना पड़ रहा है। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ ऐसे जो है नए फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये एग्ज़ाम के थोड़े महीने पहले का करंट अफेयर्स है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि एग्ज़ाम के लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस दृष्टि से भी ये जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की आज की श्रृंखला की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा एक वीडियो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी, जिसमें आप लोगों में से कई सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं। और इसमें जो है आपको पहले 7000 प्रश्नों का जो है संकलन दिया गया था। 7000 से बढ़ाकर इसको हमने 9000 कर दिया, क्योंकि पीसीएस का पेपर जो है पोस्टपोन हुआ है, मतलब आगे बढ़ गया। हालांकि अब एग्जैक्ट डेट तो तय नहीं हुई है, लेकिन जो अक्टूबर में होना था वो फ़िलहाल टल चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पीसीएस के लिए स्पेशली अभ्यर्थी हैं और आरओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पीसीएस के लिए भी अलग से टेस्ट डिज़ाइन कर दिए जाएं। तो हम लोगों ने 7000 में जो है 2000 प्रश्न और बढ़ा दिए हैं। ये जो 2000 प्रश्न बढ़ाए गए हैं, इसमें 10 फुल टेस्ट आपको पीसीएस के मिलेंगे और 5 सीसैट के मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अब कुल 9000 प्रश्नों की ये टेस्ट श्रृंखला मिलने जा रही है। और विश्वास मानिए कि ये वही स्तर के प्रश्न हैं जिस स्तर के आपसे एग्ज़ाम में अपेक्षित हैं। जो आयोग ने 2-3 साल में अपना नया ट्रेंड में बदलाव किया है, जो आयोग के प्रश्नों में नया ट्रेंड झलकता है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आपको देखना हो तो हमारा जो डिकोड एग्ज़ाम का नया ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और पिन कमेंट में भी है। और वहाँ से आप जाकर वीडियोस के अंदर जो है वीडियो कोर्सेज के अंदर इस वीडियो टेस्ट को खोलिए और उसमें जो पहला लेक्चर है वो खुला हुआ है और उसकी पीडीएफ भी डेमो के लिए खुली हुई है। वो आप देख सकते हैं कि प्रश्न और उसका व्याख्यात्मक हल किस प्रकार दिया गया है। इसमें आपको 4000 प्रश्न तो मिनी टेस्ट के फॉर्म में दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, जिससे कि आप जो है सब्जेक्ट का भी प्रॉपर रिवीजन कर सकें। और इनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो सबसे बड़ा हाईलाइट है। वीडियो सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, आपके जो है जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो तैयार ही हो जाते हैं, साथ में जो है आप पूरी तरह से उसकी व्याख्या और उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य फैक्ट से भी परिचित हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस के लिए 15 टेस्ट समीक्षा अधिकारी के अनुसार फुल दिए गए हैं, 10 पीसीएस के और 5 सीसैट दिए गए हैं। तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये टेस्ट लेंगे, क्योंकि जो है दोनों में जीएस जो है वो कॉमन है और इसमें सर्वाधिक प्रश्न जो है वो जीएस के ही हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें केवल पीसीएस या केवल आरओ वाले ही लेंगे। दोनों ही तैयारी करने वाले या केवल एक की तैयारी करने वाला भी अगर इसको लेता है तो उसके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है। इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो टेस्ट लिखकर 9506742546 पर भेज दीजिए। और ये विश्वास मानिए कि ये टेस्ट श्रृंखला अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, और इतनी बेहतरीन टेस्ट श्रृंखला जो है ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट की जो है आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। अब ये देखते हैं कि आपको कैसे जो है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है। तो सबसे पहले आपको डिकोड एग्ज़ाम का नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो इस लिंक से मिलेगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पर जाकर आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बनाएंगे और साथ में जब आपसे ओटीपी मांगेगा तो नए अगर आप यूज़र हैं तो ओटीपी में आपको 123456 ये आपको डाल देना है। डिफ़ॉल्ट ओटीपी यहाँ पर ये दी गई है। इसके बाद जो है आप वीडियो टेस्ट वाले कार्यक्रम में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है इसको प्राप्त करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। और हमारा जो नंबर है इस पर आप कोई भी जानकारी इससे संबंध में ले सकते हैं। तो देखिए अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से 1.5 से 2 महीने आप अगर इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं
और अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है और निश्चित रूप से आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेमिकॉन इंडिया 2024। ये क्या है? ये जो है ग्रेटर नोएडा में एक एक्सपो मार्ट आयोजित किया गया था जिसका नाम दिया गया था सेमिकॉन इंडिया 2024। तो सबसे जो पहला प्रश्न, बेसिक प्रश्न है वो ये हो सकता है कि 11 से 13 सितंबर, डेट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नोएडा में, चूंकि ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ, ये आपको आयोजन स्थल याद रखना है और ये 2024 का संस्करण था। अब इसमें होता क्या है, जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है उसके सबसे बड़े जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेले के नाम से इसको हम जानते हैं, लगभग हर साल होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी कंपनियां भी शामिल होती हैं और खासकर इसमें जो है सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है उसको मजबूत करने और नई व्यापार संभावनाओं को तलाशने के लिए ये इसमें जो है देखा गया। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या जो यहाँ का शासन है वो ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए और इसी के लिए जो यमुना सिटी है एक्सप्रेसवे के बगल में, वहाँ पर पहले सेमीकंडक्टर पार्क को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। तो 2-3 बातें इसमें मोटी मोटी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अब एक्सपोर्ट प्रदेश कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि पिछले 7 सालों में जो वर्तमान सरकार है उसने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आंकड़ों में हम देखेंगे तो प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो 39,456.85 करोड़ रुपए ये अप्रैल से जून के बीच का है 2023 की तुलना में बढ़कर अब एक साल में इतना हो गया। कितना? 43,266.85 करोड़ रुपए। तो ज़रूरी नहीं कि आप आंकड़ा याद रखें, आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि एक्सपोर्ट में जो है अच्छी ग्रोथ उत्तर प्रदेश ने की है। अब जो है एक जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया, इसका लोकार्पण किसने किया? तो पूर्वांचल का जो पहला सैनिक स्कूल है उसका उद्घाटन या उसका लोकार्पण महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया और साथ में मुख्यमंत्री जी भी थे और ये गोरखपुर में खोला गया है 176 करोड़ की लागत से। और बाकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने एरिया में पड़ा है। और ये पूर्वांचल का पहला उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूर्वांचल के विकास में यही इसका योगदान है। और इस सैनिक स्कूल में 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी जिससे कि जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है आगे सेना में जाने के लिए भी जो है तैयारी कर सकें, जो सैनिक स्कूलों का उद्देश्य ही होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी मामलों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान पर है। और ऐसा क्यों संभव हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसके प्रति 0 टॉलरेंस की यानी शून्य सहनीयता की नीति को अपनाया है। और प्रदेश भर में वुमेन पावर लाइन 1090 के अंतर्गत 19 माह में 6 लाख से अधिक शिकायतें ससमय निस्तारित की गई हैं। वर्ष 2023 में 100% शिकायतों का निस्तारण किया गया है उत्तर प्रदेश में। और वर्ष 2024 में 30 अगस्त तक का जो डेटा है उसके अनुसार 83.92 मामलों का निस्तारण किया गया है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। महिलाओं से जुड़ी ही जो है अगली जो है क्या खबर है वो है महिला आयोग। जो उत्तर प्रदेश का राज्य महिला आयोग है उसमें अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की। तो श्रीमती बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और इसके अलावा श्रीमती अपर्णा यादव और श्रीमती चारू चौधरी को क्या नामित किया गया है? उपाध्यक्ष नामित किया गया है। ये आपको नाम याद रखें। इसी के साथ कुछ और नियुक्तियां हुई हैं। राज्य ललित कला अकादमी, भारतीय नाट्य अकादमी, बिरजू महाराज कथक अकादमी, लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान, इसमें जो है नियुक्तियां हुई हैं। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है उनको हम समझ लेते हैं। बनारस के जो रंगकर्मी हैं थिएटर आर्टिस्ट डॉक्टर रति शंकर त्रिपाठी को भारतेंद्र नाट्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है।
काशी विद्यापीठ के डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। बिरजू महाराज कथक अकादमी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वरिष्ठ कथक नृत्य गुरु कुमकुम धर को बनाया गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात कर लेते हैं, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर जयंत खोत, और उसकी उपाध्यक्षा या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है विभा सिंह को। तो इनको कुछ नहीं करना है, आप संस्थान लिख लीजिए, उसके सामने जो है किनकी नियुक्ति हुई लिख लीजिए। हो सकता है इस तरह के प्रश्न जो है सुमेलन में आपसे पूछ लिए जाए या सिंगल फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक और अचीवमेंट है कि वो टॉप अचीवर स्टेट बन गया है। अब टॉप अचीवर स्टेट बना है तो किस में बना है? निवेश के लिए श्रेष्ठतम गंतव्य के रूप में उभरा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश व्यवसायिक केंद्रीय और नागरिक केंद्रित सुधारों के लिए एक देश में बेहतरीन उदाहरण के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार के उद्योग और संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT कहते हैं, उसके एक रिपोर्ट है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर्स स्टेट माना गया है। तो चूंकि केंद्र की ये रिपोर्ट है और उसमें उत्तर प्रदेश का जो है आपको दिखाई देता है स्थान, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये 6 सितंबर को गोरखपुर वन प्रभाग के भरीवैसी कैपियरगंज रेंज में जो है खोला गया है। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, बार बार जो शब्द लिखा जाता है गोरखपुर वन प्रभाग, तो ये जान लीजिए कि ये गोरखपुर का जो है फॉरेस्ट एरिया आता है, लेकिन अगर आपसे जनपद पूछा जाता है कि किस जनपद में खोला गया है, तो ये जनपद जो है ये कौन सा है? ये आपका महाराजगंज है। एग्जैक्टली महाराजगंज जनपद में आएगा। और कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट रेंज अलग है, एक फॉरेस्ट रेंज में कई सारे जनपद आ जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपसे ये पूछा लिया जाए कि जनपद कौन सा है, तो जनपद आपको बताना होगा महाराजगंज। ये जो है एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र है। इसके बाद जो है कुछ और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि जटायु केंद्र का लक्ष्य अगले 8 से 10 वर्षों में 40 जोड़े गिद्धों के संरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया, उसको छोड़ दिया जाएगा। केंद्र में वर्तमान में 6 एशियन किंग गिद्ध प्रजाति, 1 नर और 5 मादा हैं। देश में जटायु नामक गिद्धों के अन्य संरक्षण प्रजनन केंद्र है, लेकिन वो गिद्धों की सभी नस्लों का पालन पोषण करते हैं। यहाँ पर स्पेशली जो है इसी नस्ल का किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और 6 राजगिद्ध जो लाए गए हैं नर और मादा, और भविष्य में जो है लक्ष्य रखा गया कि 40 जोड़ों को जो है यहाँ पर छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत विद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का सरकार ने फैसला किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इसमें से 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। और यह भी शर्त हटा दी गई है कि उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो कितना जो है इसमें छात्रवृत्ति मिलती है, क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि नई योजना में कक्षा 6 और 7 बच्चों को 50 रुपये तथा कक्षा 8 के बच्चों को 75 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं पर हायर होंगे, 9-10 में पढ़ते होंगे तो 100 और 11-12 में पढ़ते होंगे तो 200 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिससे बच्चे जो हैं उस संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। अगला हमारा करंट अफेयर्स है। लखनऊ और कानपुर के बीच जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो ये जो है 80 किलोमीटर का जो दायरा है लखनऊ कानपुर के बीच में, रोड के किनारे ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे और बाकी जितने भी एक्सप्रेसवे पे सभी पे लगभग ये काम इसी तरह का चल रहा है। इस योजना में लखनऊ के 45 और उन्नाव के 40 गाँवों को सूचित कर क्षेत्र में शामिल किया गया है। और अगर इसका पूरा एरिया देखा जाएगा तो 300 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला होगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो यूपी बोर्ड जिसे हम कहते हैं, पहले ज़्यादातर लोगों ने यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की, अब तो बहुत सारे बोर्ड आ गए हैं उत्तर प्रदेश में भी। ये जो है अब व्यावसायिक शिक्षा भी पढ़ाना शुरू करेगा। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल सभी 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करने जा रहे हैं।
इसका उद्देश्य जो है कि कक्षा 12 में पहुंचने तक विभिन्न व्यावसायिक विषयों में उनका जो है कौशल विकास हो जाए, जिसको इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और उसी के आधार पर जो है वो आगे किसी न किसी ट्रेड में जाकर जो है अपना व्यावसायिक गतिविधियों में जो है इन्वॉल्व हो सकें। तो ये जो है जो बदलाव है वो जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अंतर्गत जो है इसको करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला जो है करंट अफेयर्स है, अशोक सिंघल जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक जो है उनके नाम से पुरस्कार चलता है, अशोक सिंघल वेद पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार जो है वितरित किया और वेदों के लिए दिए जाने वाले देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं जो वहाँ पर विजेताओं को दिए गए। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें अलग अलग जो है सम्मान राशियाँ मिलती हैं। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है वो आप ये ध्यान रखिएगा कि जनपद अयोध्या में श्री नाथ स्वामी मंदिर के भव्य कुंभाभिषेक एवं जीर्णोद्धार समारोह का आयोजन भी हुआ। तो कभी कभी जो है फेमस प्लेसेज या जो है इस तरह के पूछते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर ये किस प्लेस पर है, क्योंकि अभी इसका रिसेंटली जीर्णोद्धार कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश की अयोध्या में। तो आपसे प्लेस ये जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2028 तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि होने की संभावना या लक्ष्य रखा गया है और इसका लक्ष्य 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्यवर्धन, जिसको जीवीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, प्राप्त करना और 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो कभी कभी लक्ष्य जैसी जो है चीज़ें पूछ ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि अभी हाल ही में देखी गई है। 16-17 में 23 करोड़ से अब ये बढ़कर अगर 23-24 वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये 48 करोड़ हो गई है पर्यटकों की संख्या। तो ये वृद्धि कितनी हो गई कुल अगर देखा जाए तो ये जो है 51% की वृद्धि परिलक्षित करता है। अब पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए 12 नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। 12 नए पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं? इसमें से बहुत सारे आप जानते भी होंगे, रामायण सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, वन्यजीव और इको पर्यटन सर्किट, स्वतंत्र संग्राम सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट और शिल्प सर्किट। तो ये जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक स्मार्ट शहरों में आगरा और प्रयागराज शामिल, चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है देश के स्वर्णिम चतुर्भुज के आधार पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करने का एक विजन रखा गया है। तो इसी के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ के निवेश के साथ 12 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसमें जो है बाकी देश से भी तो है ही है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो देश के जो 12 औद्योगिक नोड या शहर हैं उसमें आगरा को और प्रयागराज को शामिल किया। तो आप कुछ भी अगर ना याद रख पाएँ तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं कि आगरा और प्रयागराज ये जो है देश के जो चयनित 12 नोड हैं उसमें शामिल किया गया है। कितने एकड़ में बनेगा, कितनी धनराशि लगेगी, ये जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आगरा और प्रयागराज इनको शामिल किया गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो है किस तरह से पूंजी को आकर्षित करना है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है, लेकिन मुख्य बात जो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि आपको दोनों जिलों के नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक के बाद एक जो है देश के कई हिस्सों में चल रही है। इसी क्रम में लखनऊ, मेरठ से लखनऊ के बीच में वंदे भारत का जो है संचालन शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये ट्रेन हापुड़, मुरादाबाद, बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि कभी कभी जब शुरुआत होती है तो पहली वंदे भारत, दूसरी वंदे भारत वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अब जब ज़्यादा हो जाती हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा पूछाना जो है कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना की शुरुआत की जा रही है। तो इस तरह की जब कोई परियोजना होती है तो उसकी ये वित्त पोषण के बारे में आपसे प्रश्न आ जाता है। तो पहला तो उद्देश्य है कि ग्रामीण आय को बढ़ावा देना और ये वर्ल्ड बैंक से प्रायोजित है।
विश्व बैंक से पोषित है। 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी है। अब इसका जो है जो मुख्य लाभ है वो पहले उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों को मिलेगा, जिसमें किसानों, कृषि समूहों, कृषि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमों को लाभान्वित होगा। और जो एक अनुमान व्यक्त किया गया है कि इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो 10 लाख किसानों को तथा स्वयं सहायता समूहों को इसमें लाभ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में भी एक स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और ये प्रयोगशाला स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कहलाती है। SLCR, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। तो ये जो है एक सहयोगात्मक पहल है जिसमें भारत और डेनमार्क, और तो पहले तो देश याद रख लीजिए, भारत हो गया, डेनमार्क हो गया, और इसके साथ जो है IIT BHU, यानी 3 जो है बड़े संस्थान या जो है बड़ी जो है शामिल हैं। इनका ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है और इसका उद्देश्य क्या है, सतत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वरुणा नदी, आप जानते हैं बनारस में वरुणा नदी बहती है, तो वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना जो है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। अब इसमें जो है वित्त पोषण और बाकी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। वरुणा नदी के बारे में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, ये प्रयागराज जिले के फूलपुर से निकलती है और वाराणसी जिले के सराय मोहाना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, यानी बहुत लंबी दूरी में नहीं तय करती है, प्रयागराज से वाराणसी में जाकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये प्रश्न आपसे जीके के तहत भी पूछा जा सकता है। अब कुछ कैबिनेट के निर्णय हैं, उसमें जो है उत्तर प्रदेश का जो डेटा नीति है प्रथम संशोधन 2021, इसके प्रावधानों के अंतर्गत 2 ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ जो है देने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश में 900 मेगावाट के डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने के लिए 30,000 करोड़ के निवेश से कम 8 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है। तो कितने आपसे अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर का लक्ष्य रखा गया? 8। तो इसी तरह की चीज़ें अगर यहाँ से कुछ निकल के आता है तो यही इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबंधकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के, यानी कुल मिलाकर PPP मॉडल जो होता है उसके आधार पर संचालित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इससे जो पर्यटन, क्योंकि जहाँ भी निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहाँ पर आप जानते हैं सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं। तो इसके बाद जो है छात्रवृत्ति वाला अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, कैबिनेट निर्णय था उसको हम लोगों ने अलग से पढ़ लिया है। और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के द्वारा जो पेयजल पहुंचाने की योजना है उसके लिए अनुरक्षण नीति 2024 को स्वीकृति भी दे दी है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार नल से जल पहुंचा दिया और बता दिया कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। आखिर उसका जो है वहाँ पे कुछ जो गड़बड़ियाँ होंगी, जो उसके रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी तो कोई जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उसी लिए जो है ये नया जो है अध्यादेश बनाया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर। अब ये कौन है? इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो कि गौरव का विषय है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो पहली चीज़ कहाँ पर अनावरण हुआ है? आगरा में हुआ है। ये मारवाड़ के सेनापति रहे हैं राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर, और जो है देश की अस्मिता के प्रति समर्पण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने इनके बारे में बताया कि नई पीढ़ी को ऐसे सूरवीरों के जीवन से संघर्ष की प्रेरणा लेनी चाहिए। नाम याद रखिए और प्लेस याद रखिए कहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस में श्रावस्ती जनपद के जमुनहा ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है। किस चीज़ में? अंत्योदय लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में जो आकांक्षात्मक जनपद तय किए गए हैं उसमें विकास कार्यों के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जो है रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सी? आकांक्षात्मक विकास खंड, यानी आकांक्षात्मक ब्लॉक
कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग, ये मार्च 2024 में आई थी। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में श्रावस्ती जनपद के जमुनहा ब्लॉक ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उसके बाद जो है दूसरा स्थान अगर देखेंगे तो उत्तरी भारत जोन में हरदोई के संडीला ब्लॉक ने इसके बाद उत्तरी भारत जोन की बात करें, वो तो ओवरऑल में आ गया। उत्तरी भारत जोन में संडीला ब्लॉक ने पहला स्थान और अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो कैटेगरीज याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेन जो है आपसे यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में जनपद श्रावस्ती का जमुनहा ब्लॉक, और साथ में जो है उत्तरी भारत जोन में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो संडीला जो हरदोई का ब्लॉक है उसको नंबर 1 मिला है, और जगदीशपुर ब्लॉक जो है अमेठी का जो है उसको दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जो उचित दर की दुकानें होती हैं जिसको फेयर प्राइस स्टोर्स कहते हैं, FPS, इनको जन पोषण केंद्रों के रूप में बदलने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। तो पायलट परियोजना की शुरुआत जो है कुछ राज्यों में हुई है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। इसमें सबसे पहले केवल 60 दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में बदला जाएगा। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश भी है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो 4 स्टेट में उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इस कदम का उद्देश्य क्या रहेगा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो शायद 2028 तक एक्सटेंड कर दी गई है, उसके तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषण संबंधी सेवाओं में वृद्धि की जा सके, उनको आसानी से मिल सके। अब इसमें बहुत सारे और फैक्ट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के ही बारे में जानिए कि किन किन राज्यों में शुरू हुआ है। फिर अभी हाल ही में जो है एक सर्वे में लोगों ने माना कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो पूरे देश के सबसे बेस्ट CM हैं। तो इस तरह से इस सर्वे में उन्हें लगातार तीसरी बार देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुना गया है। और जिस कार्यक्रम में ये चर्चा हुई थी वहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने इस बात को जो है सराहना करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल के लिए जो है ये इसी कारण जो है इनको ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मुख्यमंत्री के रूप में जो है नामित या सर्वे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को देश के सबसे तेज़ी से उभरते हुए 100 शहरों में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर अब देश के 100 सबसे बड़े या सबसे तेज विकसित होने वाले, तेज ग्रोथ रेट वाले शहरों में शामिल हो गए हैं। ये जो है रियल इस्टेट की सलाहकार फर्म है कोलियर्स इंडिया, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के अलावा वाराणसी, अयोध्या, कानपुर। बाकी इसमें सुविधाएं कौन सी देखी जा रही हैं? आवासीय, वेयर हाउस, डेटा सेंटर, हॉस्पिटैलिटी सेंटर, बाकी सब। लेकिन आपको शहर याद रखने हैं, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर। इनको देश के 100 सबसे तेज ग्रोथ करने वाले शहरों के रूप में के मध्य स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो अभी आयोजित हो चुका है, आप लोग जानते हैं। 25 से 29 सितंबर 2024 के बीच अब आयोजित हो चुका है। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ये दूसरा संस्करण था इंटरनेशनल ट्रेड शो का। और उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों में IT, IITs, MSME, ODOP, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सभी सेक्टर्स के जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे कई देशों के, उसके लिए जो है ग्लोबल मंच यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका नाम शायद आप लोग जानते ही होंगे, गोविंद बल्लभ पंत, अभी उनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 10 सितंबर को मनाई गई है। और इनका जन्म जो हुआ था 10 सितंबर 1887 को हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और ऐसे प्रशासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने आधुनिक भारत की जो संकल्पना है, जिसको आकार देने में जो है अहम भूमिका निभाई थी। तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत होता था। तो इसके ये प्रीमियर रहे हैं 37 से 39 तक।
उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं 1946 से 1954 तक। केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं 1955 से 61 तक, और उन्हें 1957 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को लेके बहुत ज़्यादा अभी तक कोई टीम या कोई ऐसा नहीं था कि प्रतिस्पर्धा थी, इसीलिए फुटबॉल को लेके जो है 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे, स्पेशली जो फुटबॉल के लिए होंगे, बाकी अन्य खेलों के लिए तो है ही हैं। तो अधिक से अधिक टूर्नामेंट यहाँ पर हो, सब राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय, और सभी 827 ब्लॉकों में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाएंगे। ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लिया है। और कोलकाता डर्मी जो फुटबॉल का गेम होता है, उसके लिए लखनऊ का जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, उसके लिए 19 दिनों में जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम को पुनर्निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ITI ग्रेडिंग में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य के रूप में उठता है, और ये जो है अभी एक नवीनतम ग्रेडिंग रिपोर्ट जारी की गई है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो व्यावसायिक शिक्षा में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ग्रेडिंग में क्या क्या देखा जाता है? प्रवेश दर, उत्तीर्ण होने का परिणाम, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और प्राप्त औसत अंकों सहित 8 मापदंडों के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और जो शीर्ष 25 ITI संस्थान में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। तो ये एक राष्ट्रीय जो है रैंकिंग है, इसलिए उत्तर प्रदेश का इसमें पहला नंबर आना जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों ने एक उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में सुना था, जिसको कैबिनेट ने पास किया था कि इसमें जो है जो लोग भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, कुछ इसमें मानक बनाए गए हैं कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, वो लोग जो है उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए अगर वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो उनको सरकार जो है मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में अपना जो है धनराशि भी देगी, और उससे उनका लगभग प्रतिमाह 8 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत हैं, तो सभी के लिए नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रतिमाह जो है यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के माध्यम से, और किस श्रेणी में कितना भुगतान दिया जाएगा, कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू। उत्तर प्रदेश में जितनी भी जो है शिक्षा से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, उसमें अगर कोई अपनी फीडबैक देता है, तो मतलब रिव्यू लेने के लिए टोल फ्री नंबर जो है शुरू किया जाएगा, जिससे ये पता चले कि कहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है। अभिभावक, छात्र सभी लोग जो है अपना पूछताछ कर सकते हैं, अपना जो है टोल फ्री नंबर पर अपने सुझाव दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। तो ये जो है विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक अलग जो है टोल फ्री नंबर का जो IVR तकनीक पर रहेगी, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। मखाना की खेती को उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान यानी सब्सिडी पर मखाना खेती की तैयारी करने की योजना लागू कर रही है। इसमें जो लोग भी मखाना की खेती करेंगे, जो कृषक जो है वो सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। गोरखपुर के मंडल के देवरिया में पिछले साल से मखाना की खेती शुरू की जा चुकी है, और अब जो है पूर्वांचल के 14 जिलों में अनुदान पर मखाना की खेती के लिए लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। चूँकि बिहार से सटे इलाकों में मखाना की खेती ज़्यादा जो है अच्छे माहौल में हो सकती है, मतलब वहाँ का जलवायु की दशाएं ऐसी हैं। वैसे जो मिथिला क्षेत्र पड़ता है बिहार का, वहाँ पर सर्वाधिक जो है मखाना उत्पादन की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो उस जैसी जो है जलवायु जो पूर्वांचल के 14 जिलों में है, वहाँ पर मखाना की खेती को अनुबंध आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी एग्रीज योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई थी यूपी एग्रीज।
ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने, कृषि से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी मदद से या किसके स्पॉन्सरशिप से शुरू की जा रही है। तो इसमें जो है जो मदद ली जा रही है जो वो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा की जा रही है। और ये कृषि उत्पादकता और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जो है एक इंटरनेशनल हब भी स्थापित करेगी। कहाँ पर? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जो एक्सपोर्ट हब होगा यूपी एग्रीज योजना को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें 4000 करोड़ रुपए की परियोजना के माध्यम से जो है किसानों को मदद दी जाएगी। ये परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में लागू की जाएगी, जिसमें 10 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 की सरकार जोरों से तैयारियां कर रही है। 13 जनवरी से इसका शुभारंभ होना है वहाँ पर। तो इसके लिए लोगो जारी किया गया है और लोगो में क्या लिखा है ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो इस पे जो है जो अमृत कलश बनाया गया है, जैसा कि पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था। तो अमृत कलश ले जाते समय भारत के जो है जिन जिन स्थानों पर जो है अमृत गिर गया था उन नदियों में वहाँ पर जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये सारी बातें तो पौराणिक है। यहाँ पर लिखा है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा। तो ये जो है लोगों में क्या संदेश दिया गया है ये आपको बताना है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें अमृत कलश जो है जो समृद्धि का प्रतीक है उसको दिखाया गया है। समुद्र मंथन के प्रतीक को भी दिखाया गया है और यहाँ पर तीनों नदियों के संगम को भी दिखाया गया। ध्यान से देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती जो अब जो है विलुप्त हो चुकी है। फिर इसमें जो है एक प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा विश्व के 194 देशों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाकुंभ में आके पार्टिसिपेट करें। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे 194 देशों में प्रचार अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि इसको जो है कुल मिलाकर एक वैश्विक जो है सम्मेलन या आयोजन बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जो है उत्तर प्रदेश में आमदनी भी बढ़ेगी। इसके बाद एक और जो है पहल की गई है, डिजिटल कुंभ म्यूजियम भी बनाया जाएगा। कुंभ के ही चीज़ों को दिखाने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो जो है कुंभ से संबंधित सारी जानकारी वो यहाँ पर पा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जीरो पावर्टी अभियान की शुरुआत की गई है और जीरो पावर्टी स्टेट बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला जीरो पावर्टी स्टेट बनेगा। ये संकल्प के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अब इसके लिए निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, आय से जोड़ने का प्रबंध, फैमिली आईडी का आवंटन, इसका ही सारे कार्यक्रम इसमें हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो संकल्प है जीरो पावर्टी स्टेट बनने का, भारत के पहले। अब इसमें और भी चीज़ें हैं कि जीरो पावर्टी में के लिए क्या क्या किया जाएगा। वैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है, अगर यहाँ पर सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए जाएंगे, उसमें 25 निर्धनतम परिवार जो सबसे गरीब परिवार होंगे उनका चयन किया जाएगा। फिर मापा सूचन बेचकार पर डिजिटल डाटाबेस तैयार हो गया और संबंधित परिवार को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके गरीबी से जो है बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, zeropoverty.in पर जो है सारा डेटा जो है अवेलेबल किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वितीय संस्करण का आयोजन पीछे भी हमने बात की 25 से 29 सितंबर तक किया गया। आपको डेट पता होना चाहिए कहाँ किया गया। ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा में एक इंडिया एक्सपो मार्ट बनाया गया था, उसमें किया गया। बस ये 2-3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। बाकी कितने लोग आए, कितना निवेश आया, ये सब बहुत ही सेकेंडरी है। तो इसमें जो है 500 से अधिक विदेशी खरीदार आए, जैसा सरकार ने डाटा जारी किया है। और 4.25 लाख जो है आगंतुक, यानी लगभग जो बताया जा रहा है कि 500 से अधिक विदेशी खरीदार जो है शामिल हुए। 2500 से अधिक जो है एग्जिबिटर्स ने इसमें हिस्सा लिया। और ट्रेड शो में
5 दिनों में ही 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सबसे ज़्यादा जो मांग रही वो उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद योजना की रही। इसके बाद हम देखते हैं सरकार के बहुत सारे जो है कैबिनेट निर्णय हुए हैं। तो कैबिनेट निर्णय हालांकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, लेकिन इनसे जुड़े जो है कुछ जीके के फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सोनभद्र जिले में कनहर नदी बहती है, अगर आपको नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पर कनहर सिंचाई परियोजना है, ये भी याद कर लीजिएगा, कनहर नदी पर है, सोनभद्र में है। अब उस पर जो है इस योजना के लिए पुनरीक्षित लागत जारी की गई है। फिर उसके बाद मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मक्का, बाजरा, ज्वार का एमएसपी तय किया गया है। अब कितना कितना एमएसपी है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 2.20 लाख टन बाजरा, 15,000 टन मक्का और 20,000 टन ज्वार खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी किसान जो उगा रहे हैं मोटे अनाज, क्योंकि अब उनको प्रमोट किया जा रहा है, वो जो है सरकार खरीदेगी और अच्छे दामों पे खरीदेगी। बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नई नीति कोई आती है तो उसका लक्ष्य पूछा जा सकता है, उसमें क्या उसका उद्देश्य है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस नीति के तहत बायो प्लास्टिक उद्योग को लगाने वाली कंपनियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का जो निवेश करेगी कंपनी, उसको 10 साल तक SGST यानी स्टेट GST में 100% जो है प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी एक तरह से माफ़ कर दिया गया है। फिर उसमें कई तरह की स्टाम्प ड्यूटी और बाकी भी जो है छूट दी जाएगी। और इस नीति का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, अपशिष्ट का निस्तारण करना, बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पारंपरिक प्लास्टिक की जगह किया जाना और कबाड़ प्लास्टिक की समस्या को कम करना। तो ये सब जो है इसके उद्देश्य हैं जो आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। तो इसके तहत जो है बिना गारंटी के अगर कोई युवा जो है 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी का 5 लाख रुपए तक का लोन राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार मार्जिन मनी में भी छूट प्रदान करेगी और ऋण हासिल करने के बाद 6 माह तक किस्त का ना भुगतान करने की भी सुविधा रहेगी। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग अपना नया बिजनेस युवा पीढ़ी अपना इस्टेब्लिश करनी चाहती है यूपी में, वो जो है इस योजना से लोन प्राप्त करके अपना खुद का काम शुरू कर सकती है। अब इस अभियान में प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषण दिया जाएगा और आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं, मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? 3 अक्टूबर से, और ये मई 2025 तक चलेगा। इस चरण में महिलाओं और बच्चों को हितों में रखे हुए बहुत सारे कार्यक्रम, मतलब इतने कार्यक्रम हैं कि उसको जो है आधे घंटे में भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मुख्य बातें जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन होगा, ऑपरेशन मुक्ति चलाया जाएगा, बाल कार्निवाल, वीरांगना दिवस मनाया जाएगा, स्वावलंबन कैंप लगाए जाएंगे। इस तरह से प्रदेश में कई सारी चीज़ें इसके लिए चली जाएंगी। मिशन शक्ति के 5वें चरण में ही उत्तर प्रदेश में 7500 बेटियों को 1 दिन का अधिकारी बनाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा विभाग में जो है इसकी पहल की गई थी और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों में, मतलब अधिकारी की जगह बैठाल कर उनको अधिकारी जैसा फील कराना। तो ये सब जो है महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किया जाएगा। 5वें चरण में ही 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा व जीवन कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस अभियान में PM श्री योजना के तहत चयनित 167 विद्यालयों में करियर काउंसलिंग सत्र भी चलेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम हैं इसमें। महिलाओं के अहम जल संरक्षण के प्रयासों की सराहना किसने की है? तो प्रधानमंत्री का जो मन की बात रेडियो कार्यक्रम आता है उसमें उन्होंने घुरारी नदी को नया जीवन देने के लिए झांसी जिले की महिलाओं के अहम जल संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। अब देखिए, इसमें हो सकता है मन की बात से आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? घुरारी नदी कहाँ पर है? तो घुरारी नदी झांसी में है, जहाँ पर वहाँ की लोकल महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इसको पुनर्जीवित किया है और वहाँ का जल संकट को दूर करने का प्रयास किया है।
फिर आगे बढ़ते हैं, 25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है पीएम सूर्य घर योजना में। तो जितना भी लक्ष्य पूरे देश ने निर्धारित किया है उसमें से 25% अकेले उत्तर प्रदेश ने बीड़ा उठाया है। तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में 25 लाख घर आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हर घर जल गांव मॉडल को ट्रेड शो में बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड, जो अभी इंटरनेशनल ट्रेड शो था उसमें की बात की जा रही है। तो देश और दुनिया से आए लोगों को जल जीवन मिशन की जानकारी और जल संरक्षण की सीख देने के लिए वहाँ पर एक जो है काउंटर बनाया गया था, हर घर नल गांव मॉडल, उसको ट्रेड शो में बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आईटी सिटी और आईटी हब के विकास के लिए जो है उत्तर प्रदेश में जो है कार्य चल रहा है। तो उसमें प्रदेश के 5 शहर, ये 5 शहर ही आपको याद रखते हैं इसमें, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को आईटी सिटी के रूप में डेवलप किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है, इसमें गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स तथा वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। मतलब ये स्पेसिफिक दे दिया गया कि किस जिले को किस तरह के सेंटर बनाया जाएगा। वैसे मोटा मोटा अगर आपको रखना हो तो ये सभी 5 आईटी सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ओडीओपी का एक स्टोर रसिया में भी खुल गया है, ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो रूस में प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद का बड़ा स्टोर खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके माध्यम से कन्नौज के इत्र को लेकर बनारस का सिल्क उत्पाद व मुरादाबाद के पीतल उत्पाद को रूस में अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उन्नाव में जो केन होती है उसका एक केन निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना होगी और ये कहाँ पर होगा, जो एक्सप्रेस वे लखनऊ और जो है कानपुर वाला है उसके किनारे पर होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी है पोलैंड बेस्ड, पोलैंड ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कैन पैक। ये गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उन्नाव में एक विशाल कैन निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। इस निवेश परियोजना के जरिए 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 5000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली मल्टी चिप फैब्रिकेशन यूनिट, ये कहाँ पर लगने जा रही है, बस जगह याद रखिए। तो भारत की पहली मल्टी चिप फैब्रिकेशन यूनिट नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित होगी। अब यहाँ पर जो सेंसर चिप बनेगी वो अंतरिक्ष सेंसर, ड्रोन, रात्रि दृष्टि उपकरण, मिसाइल, लड़ाकू जेट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सैन्य संचार, इस तरह के उपकरणों में यूज की जाएगी। इसके निर्माण के साथ ही भारत दुनिया में रक्षा तकनीक का मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है और ये इसका नाम दिया गया है गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो गोमती हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गोमती से आप रिलेट कर लीजिए लखनऊ को, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा तो जगह ही पूछी जाएगी। तो आपको बताना है कि गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। और बाकी जो सहारा ग्रुप है उसके द्वारा ज़मीन दे दी गई है, एलडीए द्वारा इसका विकास होगा। ये शहर का पहला ऐसा पार्क होगा जहां देसी एवं प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न जोन और नेचुरल वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो तालाब होंगे उसमें लोटस पार्क भी तैयार होगा। तो खैर आपको गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क याद रखना है जो कि लखनऊ में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी जो है जुलाई में एक अभियान शुरू किया गया था वृक्षारोपण अभियान के तहत, एक पेड़ माँ के नाम। इस अभियान में, वृक्षारोपण अभियान में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदेश बना है देश में, बस आपको याद रखना है। इस अभियान में प्रदेश में 26.5 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है। नेक्स्ट जो है कुंभ शिखर सम्मेलन। तो कुंभ शिखर सम्मेलन आप समझ जाइए महाकुंभ से ही संबंधित है। तो महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी।
महाकुंभ 2025 की प्रस्तावना के रूप में 18 तहसीलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा। आयोजन में कुंभ, अभिनंदन, रोड शो, बाल युवा कुंभ, कला संस्कृति कुंभ, कवि कुंभ और भक्ति कुंभ भी शामिल होंगे। मतलब कुंभ के प्रति, कुंभ आयोजन के प्रति सारे ब्लॉक्स जो है सभी जगह एक तरह से जागरूकता उत्पन्न की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है महाकुंभ में जो है जाकर उसका लाभ उठाएं। अब इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसमें ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ये इनके द्वारा भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण करंट है, रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के हैं राम सिंह बौद्ध। क्या नाम है इनका? राम सिंह बौद्ध। इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1920 के दशक से लेकर 2010 तक 1257 अद्वितीय रेडियो संग्रह एकत्रित किए हैं। इनके संग्रह ने एम प्रकाश के 625 रेडियो संग्रह के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रेडियो की विरासत को संग्रहित करने के लिए बौद्ध के जुनून को राष्ट्रीय मान्यता तब मिली जब प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2023 में मन की बात कार्यक्रम के दौरान इनका उल्लेख किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है रेडियो मैन ऑफ इंडिया राम सिंह बौद्ध का नाम पूछा जा सकता है, या ये किस स्टेट से हैं ये पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का ये लेक्चर था वो समाप्त होता है। देखिए करंट अफेयर्स आपको हो सकता है ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आपको सामने दिखाई गई, लेकिन जितना मैंने हाईलाइट किया है, बताया है कि इसमें से ये पूछा जा सकता है, उसी को आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है इस वीडियो के माध्यम से, और आपका जो है इस मंथ में जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।